बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूँ हमजा तारड़ और मैं हूँ इशाल सुलेमान। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और आज के दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हमारी सुबह का आगाज़ भी हो चुका है और सुबह का आगाज़ हम आज जिस बात से करने जा रहे हैं, सभी को पता है 23 मार्च है आज। कौमें आज के दिन को जो खसूसी तौर पे उनके वो दिन होते हैं जो यादगार दिन होते हैं, जिन दिनों में उनकी मुल्क को बनाने की एक बुनियाद रखी जाती है, उसको ख़ास तौर पे बड़े जोशो खरोश से मनाती हैं। और आज का हमारा दिन भी कुछ ऐसा ही है। तजदीद अहद का दिन है, यौम पाकिस्तान है। 23 मार्च 1940 को ये करारदाद जो है, जिसको करारदाद लाहौर कहा गया, फिर करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया और ये पास हुई और 7 साल के अंदर हमने ये वतन अजीज़ हासिल किया। कितनी कुर्बानियाँ दी गई, कितनी जिद्दोजहद की गई, क्या जज्बा था, इस सब पर बात होगी। पहले हम आपको इस दिन की मुबारकबाद देते हैं। और इशाल, सुबह जब मैं उठा मेरे दिमाग में वो नगमा चल रहा था, बचपन में मैं सुना करता था कि चलो ये सोचें हम आज मिल के जो इस ज़मीं से किया था हमने, वो अहद क्या हम निभा रहे हैं। ये बहुत अहम चीज़ है कि क्या जो अहद उस दिन किया गया था आज हम उस अहद को निभा भी रहे हैं या नहीं निभा रहे। तजदीद अहद वफा का दिन है, तो आज ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम उस दिन के अहद को निभा पा रहे हैं या नहीं। और ये हम सब पर फ़र्ज़ आयद होता है कि जिन कुर्बानियों के बाद ये वतन हासिल किया गया, उन कुर्बानियों को याद रखते हुए हम आगे बढ़ें। तभी कौमें कामयाब होती हैं जो अपने गुजरे हुए पलों को याद रखती हैं। बिल्कुल जी, कितनी जिद्दोजहद की गई है और कैसे हम उस अहद को बरकरार रख सकते हैं, ये भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। कौमों की ज़िंदगी में ना बाज़ ऐसे लम्हात होते हैं जो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं और जिंदा कौमें उन लम्हात को ज़ाया नहीं होने देती हैं और तारीख़ रकम कर जाती हैं। आज वैसा ही दिन है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान की कौमी तारीख में ऐसा ही एक अहम दिन 23 मार्च 1940 का दिन है, जब लाहौर के मिंटो पार्क में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 3 रोज़ा सालाना इजलास के इख्तिताम पर वो तारीखी करारदाद मंजूर की गई थी, जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग ने बड़े सगीर में मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के हसूल के लिए एक तहरीक शुरू की थी और इस तहरीक का नतीजा आज हम इस आज़ाद वतन में बैठे हैं। अच्छा, आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेना जो है ना, वो हम लोग शायद महसूस ही नहीं कर सकते। ये वो लोग ज़्यादा बेहतर महसूस कर सकते हैं कि जो 1947 से पहले जो है बड़े सगीर के बाशिंदे थे और उनको रहना पड़ता था ऐसे माहौल के अंदर जिससे मुसलमानों ने बगावत की और एक अलग वतन की जो है हसूल की कोशिश शुरू की गई। वो जब आज़ाद फ़ज़ा में आए होंगे तो वो क्या एक लम्हा होगा, वो शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और 7 बरस के बाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। तारीखी करारदाद पाकिस्तान की याद मनाने के अलावा इस दिन मुसल्लह अफवाज अपनी जंगी कुव्वत और ताकत का इजहार भी करती हैं। मगर इस बरस ख़राब मौसम की पेशगोई के बायस, जिस तरह आप सब जानते हैं कि बारिश हो रही है, यौम पाकिस्तान की तकरीब को मुलतवी किया गया है। अब जो है ये 25 मार्च को होगी, मुलतवी ऐसे ही है। और जो ये परेड की जाती है ना हमजा, इसके ऊपर बात करूंगी कि बहुत ही खूबसूरत परेड होती है और इतना आपके खून को गरमा देती है। और ये एक मैसेज भी है उन दुश्मनों के लिए कि किस तरह से हमारी अफवाज जो हैं वो बरी है, बहरी है, फ़ज़ाई है, किस तरीके से हमारे मुल्क के दिफा को मजबूत बनाए हुए हैं और ऐसी ढाल बने हुए हमारे मुल्क के इर्द गिर्द अपनी बनाए हुए हैं कि दुश्मन आंख जो है उठाकर देख भी नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो परेड में मुजाहिरा किया जाता है ना, उससे धाक बिठाई जाती है दुश्मन के ऊपर कि भाई हम अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं और जवाब देना भी जानते हैं। जब अल्लाह अकबर के नारे इस परेड में लगते हैं तो क्या बात है। बचपन से हम ये परेड देखते आ रहे हैं टीवी के ऊपर और इशाल ने जाकर ये परेड जो है ना देखी है, इसलिए इशाल इस तरह से बता रही है। और मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं इशाल, थोड़ा सा जेलस फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लाइव ना परेड नहीं देखी। मैंने लाइव जाके देखी है इस बार। जो हमारी एक कंप्लीट ड्रेस रिहर्सल थी, मैंने उसको जाके देखा है। हर चीज मैंने देखी है इतने करीब से। एक मेरा ख्वाब था, जैसे हमजा आप कह रहे हो कि आपका भी एक ख्वाब था, मेरा भी था और मुझे इस बार मौका मिला और मैंने इसको देखा। हाँ जी, I have a dream। मैं भी ये कहता हूँ I have a dream कि मैं भी देखूंगा। सिक्योरिटी, उसके अलावा जो हमारे मास्क पहनना, उस चीज़ को SOPs को फॉलो करना, वो सब जिस तरीके से वहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाया गया। और हमने आज ये सवाल भी उठाना है कि क्या जो हमने अहद किया था हमने उसको फरामोश तो नहीं कर दिया, क्या कहीं वो पीछे तो नहीं चला गया और हम उसको सोच भी नहीं रहे। दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। 23 मार्च 1940 और 23 मार्च 2021 आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? क्या जज्बा कुछ कम हुआ, जज्बा बढ़ा? नज़रियाती सरहदों की हिफाजत की पहले बात कर लेते हैं। क्या आज भी हम दो कौमी नज़रिए के साथ जुड़े हुए हैं और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करने के लिए हर शख्स तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये वक्त आता है जबकि हमारी जनरेशन एक से दूसरी उसको पैगाम पास किया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कोताही, जिसकी वजह से यूं लगता है कि शायद हम उस चीज से गाफिल हो गए, उस सोच से गाफिल हो गए जिसकी वजह से वतन अजीज हासिल किया। लेकिन मैं समझता हूं कि ये दौर एक ऐसा आया जहां भारत में मुसलमानों के हालत ज़ार देख के तो एक दफा फिर इस कौम में एहसास पैदा हुआ कि अगर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे कायद ने हमारे लिए ये वतन हासिल न किया होता तो शायद हम भी वैसी ही जिंदगी गुजार रहे हो। तो आज़ादी की इस नेमत की कदर इंसान को उस वक्त होती है जब वो अपने दाएं बाएं झांक के देखता है कि उसी जैसे, उसी ईमान के हामिल उन लोगों के साथ और जगहों पे कैसा सलूक हो रहा है। तो ये वतन अजीज जो हमें मिल चुका है, जो मिला, जैसे हम देख रहे हैं कि पहले से बहुत अच्छे हालात हैं। अगर किसी को 1947 का कुछ याद हो तो आज हम बहुत बेहतर हालत में, हमारे लोग जो जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह का मयार जिंदगी है वो कहीं बेहतर है। आबादी इतनी बढ़ जाने के बावजूद आप देखिए कि मुल्क में आपको सहूलतें हर तरह की मयस्सर हैं, बावजूद इसके कि हम एक बहुत लंबे वक्त तक एक दहशतगर्दी की जंग लड़के, जिसमें कहा जाता है कि हमारा 126 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, ये सारी चीजें देखते हुए, इन सब वक्तों से गुजरते हुए आज फिर भी हम एक मजबूत मुल्क की शक्ल में खड़े हैं। तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है और इससे जबरदस्त और क्या चीज हो सकती है इस कौम के लिए। तो मेरा ख्याल है कि ये अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है कि हम ये शुक्र अदा करें कि मालिक तुम्हें, आपने हमें एक आजाद रियासत दी और हमारी कोताहियों के बावजूद आज इस मुल्क को रब्बुल आलमीन ने इतने अच्छे हाल में रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। अमजद शोएब साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम क्या वाकई नाकाबिल तस्हीर हो चुका है कि हम किसी भी दुश्मन को करारा जवाब देने की सलाहियत रखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान किसी के खिलाफ जारियत नहीं करना चाहता। हमारा निज़ाम मुकम्मल तौर पे दिफाई निज़ाम के, ऐसा दिफाई निज़ाम कि इस निज़ाम को देखते हुए बाहर से कभी किसी को जुर्रत ना हो कि वो आपके खिलाफ जारियत कर सके। आपके निज़ाम की कामयाबी यही होती है कि वो इस मुल्क को जारियत से बचा के रखे। अगर आपके अंदर कमजोरी होगी तो बाहर से कोई ना कोई उस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए वो मुल्क पे हमलावर होगा, आपके खिलाफ जारियत करेगा। तो वो तो आपने बिल्कुल, मैं समझता हूं कि हमारी अफवाज का सबसे बड़ा कामयाबी का जो आप कह लीजिए सिरा, वो यही है कि हमने दुश्मन की अहलियत को हमेशा नजर में रखा और उसके मुताबिक उसका तोड़ करने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखा। लिहाजा बाहर से जारियत न होने की वजह बुनियादी यही है कि आप तैयार हैं और फिर आपने अपनी तैयारी की एक झलक आज से 2 साल पहले आपने 27 फरवरी को, 26 फरवरी को जो जारियत हुई उसका 27 को आपने एक जवाब दिया। तो वो मैं समझता हूँ कौम के लिए एक रीअश्योरेंस थी कि आपकी अफवाज दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये तो है सारा किस्सा यहाँ पे। अब ये है कि अंदरूनी तौर पे हमें अपने मोहब्बत, इत्तेहाद, यगानगत पैदा करने की जरूरत है ताकि इख्तलाफात भुला के तो आप मुल्क की तरक्की की तरफ काम कर सकें और बाहर के दुश्मनों को उनके अज़ाइम बना सकें। बिल्कुल ठीक है। यहाँ फिफ्थ जनरेशन वॉर का भी मैं जिक्र कर दूं कि ये आज दूसरी जंगों की निस्बत, हथियारों के इस्तेमाल की निस्बत ज्यादा बड़ा खतरा है, जहां झूठ बोल के, प्रोपेगेंडा के जरिए अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान नफरत पैदा की जाती है, झूठे इल्जाम तराशियां करके। और बाज हमारे अपने ही मुल्क के लोग जो कि अपने सियासी मकासद के लिए या अपने और गलत मकासद के लिए वो ये काम, घनौना काम करते हैं। बिल्कुल जनरल साहब, हमें इन तमाम चीज़ों से चौकन्ना रहना होगा। आपने बात की कि हम एक नस्ल से अगली नस्ल तक ये पैगाम पहुंचाने का सिलसिला है, जो सिलसिला जारी है। हम भी छोटे होते थे, परेड देखते थे, बड़े खुश होते थे, एक सवाल जन्म लेता था। आज जो अगली नस्ल है, जो बच्चे देख रहे हैं हमें,
उनके लिए बताएं आखिर परेड क्यों की जाती है। बच्चे सवाल करते हैं कि ये परेड क्यों होती है, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा। हम तो देखते थे कि हमारा जज्बा इतना जो है वो बुलंद हो जाता था, हम खड़े होते थे जब कौमी तराना वहाँ पर बजता था। ज़रा ये हमें थोड़ा सा बच्चों के लिए बता दें। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। जो हमारा अपने लोगों के लिए वो तो यही है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे लोग हमारी अफवाज की एक झलक देखें और उनको एक इत्मीनान और कॉन्फिडेंस हो कि किस किस्म के हथियार हैं जो कि आज मॉडर्न रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, जो आज के ज़माने की जो जदीद जंग है उसके तकाजे पूरे कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि कमेंट्री भी साथ साथ होती है, बताया जाता है लोगों को कि इन हथियारों की अहलियत क्या है। तो ये आम हालात में तो लोगों को पता नहीं होता, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि आवाम के अंदर ना सिर्फ एक जज्बा पैदा करता है बल्कि एक एतमाद और कॉन्फिडेंस होता है आपकी अपनी अफवाज पे कि ये ज़मानी कहानियां नहीं है। आज आप प्रैक्टिकली सब कुछ देख रहे हैं कि आपकी अफवाज ने जो कुछ हासिल किया और जिस चीज़ में महारत हासिल की हुई है वो ये है, और वो फिर आपको एक हौसला दे देता है कौम को कि हम तैयार। दूसरी तरफ यह है कि आपने अपने दुश्मनों को भी पैगाम देना होता है कि जारियत की तो ये सब कुछ मौजूद है, ये नहीं है कि हम गाफिल हैं। तो जब आपकी अहलियत आपका दुश्मन देखता है तो वो लाजमी बात है कि फिर उसके दिल में भी एक खौफ पैदा होता है और वो हमेशा जारियत करने के बारे में बहुत दफा सोचेगा क्या हमें करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो सब कुछ है जिससे वो अपना दिफा कर सकता है। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप दोनों तरफ एक अपना पैगाम रखना चाहते हैं अपने अवाम के एतमाद के लिए और दुश्मन को एक सही मैसेज देने के लिए ताकि वो जारियत की तरफ मायल ना हो। बिल्कुल ठीक है। दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपका, पाकिस्तान के लिए आपने वक्त निकाला और हम 23 मार्च 1940 के हवाले से मजीद बात भी करते चलेंगे और आपको कुछ नगमे भी हम सुनाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं इशाल, कोरोना वायरस की बात। हमजा, मेरे ख्याल में आपका वो सवाल भी जो बचपन से आपने कहा आपके दिमाग में चल रहा था कि परेड आखिर होती क्यों थी, तो वो भी क्लियर हो गया होगा और हमारे आने वाली नस्लें या जो हमारे अभी के बच्चे हैं उनके दिमागों में बहुत सारे सवाल क्लियर होंगे। बाकी ये सवाल पूछते हैं और इसको एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं और बात जैसे कि हम कर रहे हैं कि आज की सेलिब्रेशन करनी है और करनी भी चाहिए और आप सब भी कीजिए, लेकिन एहतियात के साथ। कोरोना की तीसरी लहर जो है उसने खतरे की घंटी बजा दी हुई है। नेशनल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ने कोरोना से शदीद मुतासरा शहरों में सख्त इकदाम का फैसला कर लिया। जैसे कि हम पहले भी कह रहे थे कि अगर एहतियात ना की गई तो सूरत हाल कशीदा हो सकती है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास हुआ जिसमें मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर जायजा लिया गया और एलामिये में कहा गया है कि मुल्क भर में रात 8 बजे तक जो तमाम मराकज होंगे, सरगर्मियां होंगी, उनको बंद करना, कारोबारी सरगर्मियां जो है वो बंद करने का फैसला किया गया और हफ्ते में 2 दिन जो है कारोबारी सरगर्मियां जो है बंद रहेंगी, यानी कि हफ्ता और इतवार का रोज जो होगा। और मुल्क भर में सिनेमा, मज़ारात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे और कोरोना SOPs के साथ 300 अफराद तक के इज्तिमात की इजाज़त होगी। और एलामिया में यह भी कहा गया है कि 300 अफराद तक आउटडोर शादी तकरीबात की रात 10 बजे तक इजाज़त होगी। ऐसे ही हमजा, मैं मार्केट में खड़ी और आपस में 2 मजदूर जो थे वो लगे हुए थे आपस में। यार कोरोना ने फिर सब कुछ ठप कर दिया, मतलब कोरोना ने सब कुछ ठप कर दिया, लेकिन हम एहतियात फिर नहीं करे, मास्क नहीं लगाया हुआ था और साथ ही उनका ये कहना भी था, एक दूसरे को कह रहा था कि यार मैंने कोरोना देखा नहीं है, मुझे नहीं लगता कोरोना कुछ है। तो इस चीज़ से निकल आए। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना है और कोरोना ने से इतनी सारी अमवात हो रही हैं, कितने लोग अपने प्यारों को खो चुके हैं। आप लोग अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने नहीं देखा किसी शख्स को कोरोना हुआ हो, अल्लाह करे कि आप ना देखें कि आपके किसी करीबी को कोरोना हो, लेकिन एहतियात जरूर करें। अब तमाम तफरीही पार्क भी बंद रहेंगे और जो एलामिया की हम बात कर रहे हैं उसके मुताबिक तमाम सरकारी, निजी दफातर और अदालतों में 50% घर से काम करने की पॉलिसी इख्तियार होगी। 50% हाजिरी होगी दफातर में और 50% लोगों को घर से काम करने का कहा गया है। NCOC के एलामिया के मुताबिक नेशनल इंडस्ट्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी 50% गुंजाइश के साथ चलाएंगे। मतलब जो आपकी ट्रांसपोर्ट चलती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें भी जी बिल्कुल, उसमें भी आप 50% तक लोग बिठा सकते हैं, एक सीट छोड़कर एक सीट पर बिठाने की जो पॉलिसी होती है वो होती है। अच्छा इशाल, ये सारा मामला तो है, ये सब 11 अप्रैल तक रहेगा और जो स्कूलों के हवाले से फैसला है वो भी अभी होना है। इसी हवाले से हम जो मुकम्मल सूरत हाल है उस पर बात कर लेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साथ मौजूद हैं। नौशीन हामिद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तबीयत कैसी है? हमने तस्वीर देखी, उससे तो हम खासे मुतमईन हैं, हमें इत्मीनान है कि उनकी तबीयत बेहतर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, उनको माइल्ड सिम्टम्स हैं
और तबीयत उनमें काफ़ी बेहतरी है। वो आइसोलेशन में भी अपना काम जारी रखे हुए हैं वीडियो लिंक के थ्रू, जो ज़रूरी मीटिंग्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ फीलिंग बेटर जी। माशाल्लाह जी। डॉक्टर साहबा, मुल्क भर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और ये तशवीशनाक हद तक बढ़ रहे हैं, तीसरी लहर है। जिस तरह इशाल अभी बात कर रही थी कि लोग अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है क्योंकि हमारे किसी करीबी को कोरोना नहीं हुआ, उनको हम कैसे समझा सकते हैं? 1 साल हो गया ये बातें बताते हुए। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि लोगों में अभी तक इस चीज़ की अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस नहीं है कि कोरोना भी कोई चीज़ है। तो इस वजह से जो हमें प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं वो यही वजह है कि चूँकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, वो उसकी इंटेंसिटी को समझ नहीं रहे, इसलिए वो SOPs को सीरियसली ले नहीं रहे हैं। तो ये जब तक लोगों को समझ नहीं आएगी कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है और हमारी बदएहतियाती की वजह से फैल रही है, और दूसरी बात ये कि थोड़ी सी एहतियात को इतना मुश्किल भी नहीं है। इस वक्त मास्क जो है वो सबसे बेहतरीन वैक्सीन है जब तक हम अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं कर लेते, और थोड़ा सा समाजी फासला। तो ये चीज़ें अगर लोग अपना लें तो ये जो हम तेज़ी से वबा को फैलते हुए देख रहे हैं ये रुक सकता है जी। रुशीन साहिबा, जैसा कि हमने देखा इससे पहले भी NCOC के सख्त फैसले सामने आए, इस बार भी आ रहे हैं, मगर देखा ये जाता है कि फैसलों पर अमल दरामद नहीं कराया जा पा रहा होता, जिसकी वजह से वबा ज़ोर पकड़ती जा रही है। एक तो वही हो गया कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस बात की, वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी ये भी है कि लोग जो हैं वो इस चीज़ को इतना ईजी ले गए हैं कि अच्छा ठीक है, बीमारी आती है चली जाती है। NCOC के फैसलों पर अमल दरामद किस तरह से मुमकिन करवाया जा सकता है? देखिए, इस दफ़ा जो परसों फैसले हुए हैं NCOC में, कल बल्कि मंडे वाले दिन जो फैसले में है उसमें ज़्यादा फोकस इसी पे किया गया है कि SOPs पे अमल दरामद पे सख्ती की जाए, वायलेशंस के ऊपर फाइन्स किए जाएंगे, गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब जो है ना वो स्टेप्स जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, क्योंकि SOPs तो पहले भी इशू हुए हुए थे, मगर अब ज़रूरत इस अमर की है कि इनके ऊपर सख्ती की जाए। और मेरा ख्याल है कि लोकल इंतज़ामिया को हदायत दे दी गई हैं कि अब वायलेशंस के ऊपर सख्त स्टेप्स लिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। नौशीन आमिद साहिबा, हम ले रहे थे प्राइवेटली, हमने वैक्सीन लेनी थी जिसके ऊपर एक रेट सामने आया था कि 2 डोजेज़ जो है तकरीबन 8000 के करीब होंगी, लेकिन उस मामले को भी रुकता हुआ हमने देखा। इस वक्त करंटली क्या पोजीशन है? देखिए जी, 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा इसका, वो अंडर कंसिडरेशन है। एक्चुअली बाहर इंटरनेशनल वर्ल्ड में इसकी जो सप्लाई की और डिमांड में जो है वो थोड़ा सा, जैसे कि हमने देखा कि एक वैक्सीन थी एस्ट्राजेनेका जो कि बहुत वाइड यूज था उसका, वो सडनली उसके बारे में कुछ मिसकॉन्सेप्शंस आए जो कि बाद में बिल्कुल क्लियर हो गए कि ऐसी कोई साइड इफेक्ट्स उसके नहीं थे, जो कि थोड़ा सा, मगर उससे हुआ ये कि एकदम उसकी डिमांड जो है वो वक्ती तौर पे वो ड्रॉप कर गई, और जो स्पुतनिक हम पाकिस्तान में लाना चाह रहे थे उसकी डिमांड तेजी से बढ़ गई दुनिया में, और तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस जो है, शायद उन लोगों ने अपनी प्राइसेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उस डिफरेंस को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, तो इंशाल्लाह जल्द ही फाइनल फैसले आ जाएंगे। जी ठीक है। नौशीन आमिद साहिबा, हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान के पास अभी इतनी जो है वैक्सीन की डोजेज मौजूद हैं कि जिन लोगों को आज वैक्सीन लगाई जा रही है उनको 22वें रोज़ जाकर दोबारा वैक्सीन लगाई जाएगी, तो जो 60 साल से ऊपर के अफराद हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तब तक हमारे पास वैक्सीन मौजूद होगी? हमारे पास इतना ज़खीरा है वैक्सीन का? जी देखें, इस वक्त जिन लोगों को पहली डोज लगाई जा रही है वो इंश्योर किया जा रहा है कि उनके लिए सेकंड डोज की अवेलेबिलिटी जो है वो रहे। हमारे पास अभी इस वक्त जितनी वैक्सीन आई थी उसमें से 55% जो है वो कंज्यूम हुई है, 45% अभी हमारे स्टॉक में है, और उन लोगों के लिए इसको प्रेफर किया जा रहा है कि जिनको सेकंड डोज की ज़रूरत है। मीनवाइल हमें उम्मीद है कि जो हमने 1 मिलियन साइनोफार्म का ऑर्डर दिया है परचेज का, वो भी कुछ दिनों तक हमारे पास पहुंच जाएगा, और कैंसिनो बायो की वैक्सीन जो कि सिंगल डोज है उसका भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ दिनों में हमें मिल जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल पाइपलाइन में वैक्सीन हैं इंशाल्लाह ताला। जिनको पहली डोज मिली है, गवर्नमेंट इस चीज़ को इंश्योर कर रही है कि उनके लिए सेकंड डोज की अवेलेबिलिटी। बिल्कुल डॉक्टर साहबा, जो अच्छा काम हो रहा हो उसकी तारीफ लाजमी करनी चाहिए, हमारा मीडिया का भी यही रोल है। कल मैं इंशाल्लाह आपको भी बताता हूँ कि एक्सपो सेंटर में गया अपने वालिद साहब को वैक्सीन लगवाने के लिए। इतने अच्छे इंतजामात थे, इतने अच्छे इंतजामात थे कि किसी शख्स को वहाँ पर कोई परेशानी नहीं थी। अगर आप भी और आपके बुजुर्ग अगर कोई हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, आराम से जाएं, आपको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पर जाएं, 15 से 20 मिनट का प्रोसेस है, इससे ज़्यादा अगर रश हो तो हो सकता है, अदरवाइज इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी, और इशाल से मैं फिर ये अपील करूँगा कि लाजमी वहाँ पर जाएँ,
और अपने पेरेंट्स को, बुज़ुर्गों को, घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनको लाजमी वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल ऐसे ही है जी, और एहतियात के साथ वहाँ पर जाएं, लेकिन एहतियात जो है वो उसका दामन हाथ से ना छोड़ें। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, एक सवाल जो सबके जहनों में है, आपके जहनों में भी है कि कोरोना वैक्सीन जो है वो इतनी क्यों सवाल क्रिएट हो रहे हैं उसके ऊपर कि ये इससे इंसान क्या ठीक होता है या नहीं, या ये ठीक है या नहीं, इंसानी बॉडी के ऊपर कितना असरअंदाज होती है, या क्या इससे कोरोना से निकला जा सकता है, कोरोना से बचा जा सकता है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो आप सबके जहनों में भी हैं और हम उन्हें दूर करने के लिए हत्तल मकान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आपके उन सवालों के जवाब जो है वो हम एक्सपर्ट से लेकर दे सकें। बिल्कुल ऐसी है शाल। मामला ये है कि हम ये समझ रहे हैं कि ये कोरोना का इलाज है, ये एहतियात ही है, ये आपको कोरोना वायरस जो है वो अफेक्ट ना करे इसलिए है। अगर आप कोरोना वायरस से अफेक्ट हो गए हैं तो फिर ये वैक्सीन उस पर कोई असर नहीं कर रही। जो वज़ीर आज़म इमरान खान के केस को लेकर लोग कंफ्यूज हो गए हैं, या फिर कुछ और केसेस आ रहे होंगे इसी तरह से कि जिन्होंने पहले जो है वो कोरोना से अफेक्ट हो चुके थे, वायरस जो है वो उनके जिस्म में आ चुका था, उसके बाद वैक्सीन लगवाई। तो ये कन्फ्यूजन है जिसको हम दूर करना चाहते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है और दूसरे मरहले में हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद अब 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को हुकूमत की जानिब से बिल्कुल मुफ्त वैक्सीन फराम की जा रही है। एक मैसेज आपने करना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके बाद आपको कोड आ जाएगा, आपने जाना है जो सेंटर आपको मुख्तस कर दिया गया आपके लिए, उधर जाके आपने वैक्सीन लगवा लेनी है। बिल्कुल ऐसी है जी। और ये जो लगाई जा रही है आपको वैक्सीन, साइनोफार्म है जो वैक्सीन आपको लगाई जा रही है, और इसका इस्तेमाल जो है वो मुल्क में इस वक्त हर जो जहाँ पर बनाए गए हैं डिपार्टमेंट जहाँ पर आपको वैक्सीन लगाई जा रही है वहाँ पर साइनोफार्म ही लगाई जा रही है, जिसको साइंटिफिकली भी आपको मेरे ख्याल में महफूज करार दे दिया गया है कि ये आप लगवा सकते हैं। बिल्कुल इस कश्मकश में ना पड़ें कि ये वैक्सीन कितनी महफूज है कितनी नहीं है। बिल्कुल महफूज है भाई। बाज़ लोग इस खौफ का शिकार हैं कि वैक्सीनेशन की वजह से वो किसी और मर्ज़ का निशाना ना बन जाएं, किसी और चीज़ में मुब्तला ना हो जाएं। कुछ लोग तो कोरोना वैक्सीनेशन को बेकार और बेअसर भी समझते हैं, ख़ासतौर पर जब से वज़ीर आज़म इमरान खान को कोरोना हुआ और क्योंकि उन्होंने वैक्सीन भी लगवा चुके थे वो, तो उसके बाद लोगों के और ज़्यादा वो जहनों में ये एक शक पैदा हो गया कि भाई कहीं वैक्सीन से असरअंदाज तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तिब्बी माहिर खुद ना बने, आप अपने सर दर्द का खुद इलाज करें, वैसे वो भी आपको नहीं करना चाहिए। तिब्बी माहिरीन वाज़ेह कर चुके हैं कि वैक्सीनेशन के चंद हफ्तों बाद एंटीबॉडीज बनती हैं और दोनों डोजेस जब लग जाती हैं उसके बाद, यानी कि 2 टीके लगते हैं, एक टीका आपको लगाया जा रहा है, उसके 21 दिन बाद 22वें दिन जाकर दूसरी डोज यानी कि दूसरा टीका लगाया जा रहा है, उसके बाद जो है एंटीबॉडीज बनना शुरू होते हैं। माहिरीन का ये भी कहना है कि वैक्सीन बिल्कुल 100% महफूज है, इसे ज़रूर लगवाया जाए। और माहिरीन ने महकमा सेहत से मुतालबा भी किया है कि आवाम के खदशात दूर करने के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए। बिल्कुल। और सोशल मीडिया पर भी जो मनफी प्रोपोगंडे हैं उनको रोकने के लिए मौसर इकदामात किए जाएं, ये हुकूमत की जानिब से भी कहा जा रहा है। और हम तो बैठ के आपको ये बताते ही हैं कि ये मौसर है और यकीनी तौर पर असरअंदाज होती है, एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम लगता है, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 डोजेज़ लाजमी लगवाएं। और हुकूमत ने इसके लिए भी तमाम तर हिकमत अमली बनाई हुई है कि पहली डोज लगने के बाद उन्होंने इस बात को श्योर किया है कि दूसरी डोज भी आपको फ्राहम की जाए, अवेलेबल हो वो आपके लिए। इसी वाले से हम बात कर लेंगे जो कन्फ्यूजन है, ज़रा माहिरीन की राय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मारूफ डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कोरोना की तीसरी लहर के फैलने की रफ्तार पहली लहरों से ज़्यादा तेज़ क्यों है? पहले तो हमें ये बताएं, लोग ये नहीं समझ पा रहे कि ये तेज़ आखिर क्यों है। क्या अब की बार पाकिस्तान में जो वेरिएंट आया है यूके वेरिएंट वो ज़्यादा ख़तरनाक है, और ये पिछले जो हमारे पास आते रहे वेरिएंट्स कह लें या फिर वायरस आया था पिछले मार्च के अंदर आया था, उससे ज़्यादा तेज़ी से फैलता है? बिल्कुल जी। सो देखें, जो हमने जो जेनेटिक्स ट्रेनिंग ये जो टेस्ट जो किए हैं, जो हमारे पास वायरस आ रहे हैं लाहौर से, जो पंजाब से, इस्लामाबाद से आ रहे हैं, तो उसके अंदर बेशतर वो हैं जो कि जो यूके वेरिएंट जिसको कहते हैं, जिसको B117 कहते हैं। और हमको पता है कि ये वायरस थोड़ा सा तेज़ी से फैलता है और इसमें मौत की शरह भी थोड़ी ज़्यादा होती है। बिल्कुल साहब, कोरोना वायरस वक्त के साथ साथ अपनी हैयत तब्दील कर रहा है। क्या हम इस वायरस को इंटेलिजेंट वायरस कह सकते हैं जो हर कुछ अरसे बाद अपने आप को तब्दील करके मजीद खतरनाक होता जा रहा है?
सो देखिए, हर वायरस तब्दील होता है, हर जरासीम तब्दील होता है। और अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस जो है वो इतना तब्दील नहीं हुआ है जितने दूसरे वायरस है, जैसे कि HIV वायरस हो गया या इन्फ्लुएंजा का वायरस, फ्लू का वायरस होता है। तब्दीलियां आती रहती हैं हर जरासीम में, और वो ऑब्वियसली यही चाहता है कि वो एक से दूसरे ज्यादा आराम से या तेजी से फैले, और लगता है ये और भी तब्दीलियां। डॉक्टर साहब, कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र क्या हमें कोरोना से बचने के लिए 2020 के स्मार्ट लॉकडाउन वाले फार्मूले को कुछ तब्दील करना होगा? हमारे पिछले स्मार्ट लॉकडाउन की जो हिकमत अमली थी हुकूमत की जानिब से, उसको बहुत पजीराई मिली थी, लेकिन तीसरी लहर आई है, हमें कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। सो देखिए, जो इस वायरस से बचने का तरीका है, चाहे वो वेरिएंट वाला वायरस हो या आम वाला वायरस हो, वो दोनों एक यकजा ही हैं। इसके अंदर स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो तो सिर्फ इसका एक हिस्सा है, और इस पे अमल करना भी हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। मगर स्मार्ट लॉकडाउन अगर आप सिर्फ करें और साथ में अगर आप मास्क ना पहने, लोगों से दूर ना रहें, हजूम वाली जगहों पे ना पे अगर जाएं, या अगर आप ऐसी जगहों पे जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छी ना हो, तो सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन से कुछ भी नहीं होगा। ये इसमें हमको भी थोड़ा सा अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कोरोना की जो मौजूदा लहर है, इसके बारे में अगर बात करें तो यूके वेरिएंट का नाम दिया गया है। ये बाकी वेरिएंट से किस कदर मुख्तलिफ है, और क्या इसकी वजह से बच्चे ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं? सो देखिए, ये जो फैलने के जो ज़्यादा फैलने की जो एक वजह है, वो बिल्कुल हम समझ रहे हैं कि शायद ये यूके वेरिएंट है, जिसको B117 भी कहा जाता है। और इस वेरिएंट का ख़ास बात यह है कि बिल्कुल ये एक से दूसरे थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। ये सिर्फ नहीं है कि बच्चों में ज़्यादा फैलता है, मगर याद रखें कि इस दफ़ा पिछले लहरों के बनस्बत जो है बच्चों का स्कूल भी खुला हुआ है, बच्चे बाहर भी जा रहे हैं। अगर आपको याद पड़ता है कि पहली जो लहर थी उसके अंदर बच्चों को स्कूल बंद था, वो अंदर ही थे, तो यानी कि बच्चों को लगने के मौके कम थे। इस वेरिएंट की खास बात यह है कि ये फैलता भी ज्यादा है, इससे अम्मात की शरह भी थोड़ी ज्यादा होती है। मगर एक और चीज जहन में रखने की जरूरत है कि इस B117 या यूके वेरिएंट के अलावा हो सकता है हमारे पास और भी वेरिएंट हो जिसका हमको मालूम ना हो, जिस पे अभी तहकीक चल रही है। बिल्कुल ठीक है, जिनका हमें मालूम नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर फैसल, जो बात हो रही है अभी यूके वेरिएंट की हो रही है, इसको सुन के ऐसा लगता है कि ये यूके से क्योंकि इमर्ज किया था और यूके से यहाँ पर आया है, तो हमने अपने हवाई अड्डों की उस तरीके से हिफाजत नहीं की। जब हमें मालूम हो गया था कि यूके वेरिएंट आ चुका है और ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो हमें उस वक्त जो है कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए थी। लोग ये एतराज़ कर रहे हैं, क्या ये एतराज़ दुरुस्त है गवर्नमेंट के ऊपर? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो ताफ्तान से आने वाले लोग थे, उनमें से कुछ लोगों ने बिल्कुल वायरस ये अंदर लेके आए थे, मगर जो ज़्यादातर लोग जो ताफ्तान से आए थे, जो वायरस लेके आए थे, उन्होंने वायरस नहीं फैलाया था, क्योंकि उनको हमने पहले ही क्वारंटीन कर दिया था, पहले बॉर्डर के ऊपर और फिर अपने अपने सूबों के अंदर। अभी भी जो वायरस जो B117 वाला आया है, ये यूके से तो आया है, और जब लोग आ रहे थे यूके से तो उनका भी हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे, बल्कि ये सिर्फ वही मुसाफिर थे जो कि आ रहे थे जिनका हम टेस्टिंग कर रहे थे, और उनको पहले से ही अलग कर रहे थे। मगर इसमें वही बात है कि ज़्यादातर जो फैलाव है ये बाहर से आने वालों का कि नहीं है। बाहर से आने वाले लोग आते तो हैं, मगर वायरस जो है वो मुल्क के अंदर भी तब्दील होता है, और जो लोग लेके आते हैं फिर उसको फैलने के लिए ये हम ही लोग फैला रहे होते हैं, हम ही लोग एक से दूसरे फैला रहे होते हैं, ये वरना ऐसी हवा में नहीं घूम रहा होता। सो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ऑब्वियसली बॉर्डर कंट्रोल इसका एक पार्ट है, मगर इसके फैलाने की सबसे बड़ी वजह तो हम ही लोग हैं जो एहतियाती तदाबीर नहीं इख्तियार करें। बिल्कुल से। आप जो मौजूदा सूरत हाल है इसको देखते हुए डॉक्टर साहब, क्या पाकिस्तान और दुनिया के लिए कोरोना वैक्सीन ही आखिरी उम्मीद रह गई है? पाकिस्तान में वैक्सीन का अमल आखिर कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा पूरी तरह से? जिस तरह से मैंने बताया कि मास्क है, लोगों से दूर रहना है, हजूम वाली जगहों पे नहीं जाना, और अच्छे वेंटिलेशन वाली जगहों पे रहने की ज़रूरत है। इसी तरह से वैक्सीन भी सिर्फ एक ही और हमारे पास हथियार है इस वायरस से लड़ने के लिए। और जिस तरह से स्मार्ट लॉकडाउन, सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन से चीज़ें नहीं सुधरेंगी, सिर्फ वैक्सीन से भी चीज़ें नहीं सुधरेंगी, और वैक्सीन के साथ ये हमको बाकी चीज़ें भी करने की ज़रूरत है ताकि इस वायरस का हम दम तोड़ सकें। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन जो है इसका अमल इतना तेज़ नहीं होगा जितना दूसरे ममालिक के अंदर है, ख़ासतौर पे वो ममालिक जहाँ पे वैक्सीन की फराहमी ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, जैसे कि अमेरिका हो गया या यूके हो गया। अलबत्ता यहाँ पे वैक्सीन जो है
बेशतर ममालिक की तरह हम लोग पहले उन लोगों को दे रहे हैं जिनके अंदर अमवात की शरह सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता के बकिया लोगों के अंदर भी मिलेगा। और मुझे लगता है इसमें कुछ साल लगेंगे अभी कि हमारी इतनी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो। मगर इस आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये मैं ज़रूर बताना चाह रहा हूँ कि वो लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, प्लीज़ अपने आप को जाके वैक्सीन कराएं ताकि आप भी इस बीमारी के से लड़ने में हमारी मदद कर सकें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर फैसल महमूद, बहुत शुक्रिया आपका हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने में। वो कह रहे हैं कि कुछ साल भी लग सकते हैं, लेकिन अभी 60 साल से ऊपर के जो अफराद हैं वो कम अज़ कम खुद को वैक्सीनेट करवाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमजा, हमने कोरोना पर तो बात कर ली, मेरे ख्याल में कुछ सियासी सूरत हाल पर भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त सियासी सूरत हाल भी हमारे मुल्क में उतनी ही गर्म है जितनी कोरोना वायरस इस वक्त गर्म हुआ हुआ है, सरगर्म हुआ हुआ है। सेनेट इंतखाबात तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन इंतखाबात में होने वाले तनाज़ात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। दोनों जाने से दरखास्तों पर दरखास्तें दायर की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में नई दरख्वास्त भी दायर कर दी। हाँ जी, और तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली फ़ारूक हबीब और मलिका बुखारी ने दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में वीडियो में मौजूद दोनों MNAs को भी फरीक बनाया गया है। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, ये जो नई दरख्वास्त दायर की गई है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, उस हवाले से बता दें, कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है ये? जी देखें, जो दरख्वास्त पहले दी गई थी वो आपको याद होगा, वीडियोस आए थे आपके मीडिया पे जी, जिसके अंदर ये नज़र आ रहा था कि जो हैदर साहब हैं, जो उनके फर्जंद हैं गिलानी साहब के, वो एक तरह से लोगों को कह रहे हैं कि आप वोट अपना ज़ाया करें और वोट हमें बेचें, और वो उससे नज़र आता है कि वो वोट्स की खरीदो फरोख्त हो रही है। उसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि आप जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उनको कहा गया था कि आपके पास ताकत है कि आप इन्वेस्टिगेट करें, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये देखें कि किसने करप्शन की है और उसके खिलाफ एक्शन लें। जब ये दरख्वास्त दी गई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस तो दे दिया, ये तो उन्होंने वीडियो देखने के बाद ये कहा कि हम इंक्वायरी करेंगे, लेकिन साथ उन्होंने ये भी लिखा कि जो दो शख्स हैं जो उस वीडियो में नजर आते हैं या जिनकी आवाज सुनी जाती है या जिन्होंने वीडियो बनाई, आप उनको भी पार्टी बनाएं इस एप्लीकेशन में। तो उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताया गया कि ये हमारे गवाह हैं, ये तो एज विटनेस आएंगे, इनको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी बना देते हैं उनको बना पार्टी बना देते हैं ताकि आप उनसे डायरेक्टली भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुन ले। तो ये दरखास्त नई नहीं है, ये एक अमेंडेड दरखास्त है जिसके अंदर एक तरह से इन दो पार्टीज को ऐड किया गया है। अब देखना ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो उनके पास कानून में इख्तियार है उसके मुताबिक क्या वो फर्दर एक्शन लेते हैं, इंक्वायरी करते हैं, और इंक्वायरी करके क्या एक्शन लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अली ज़फ़र साहब, हमें ये भी बताएं कि बात हो रही थी कि अगर वो दोनों MNAs जो हैं वो सामने आते हैं तो उनके खिलाफ भी शायद कोई कार्रवाई हो सकती है। उनके खिलाफ एक तो ये बताएं क्या कार्रवाई हो सकती है और कैसे हो सकती है, दूसरा बेटे की वजह से बाप को नाअहल किया जा सकता है? जी देखें, जहां तक तो दो जो हैं MNAs जो जिन्होंने बनाई थी वीडियो, उन्होंने एक एफिडेविट ऑलरेडी दे दिया हुआ है जी। इस कोर्ट में, और एफिडेविट में वो जो लिखा है उन्होंने, वो ये लिखा है कि हमने अपनी सेफ्टी के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जब हमें बुलाया गया और अपनी पार्टी के इंटरेस्ट को देखते हुए हमने ये वीडियो बनाया ताकि हम ये साबित कर सकें कि ऑफर्स हो रहे हैं, हमें रिश्वत दी जा रही है या हमें कोई इंड्यूसमेंट दी जा रही है कि हम ये वोट ज़ाया करें। और इस तरह की इंड्यूसमेंट या इस तरह की रिश्वत, इस तरह की करप्शन हर एक के साथ हो रही है, ये एक वाइड स्प्रेड है। तो उस चीज को देखते हुए अगर उस एफिडेविट को माना जाए और जो उन्होंने दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो इन दोनों जो MNAs हैं इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इन्होंने कोई करप्शन की नहीं है, इन्होंने बल्कि करप्शन को एक्सपोज किया है, यानी उसका इंकिशाफ किया है और उसका सबूत दिया है। अब जहां तक आपका दूसरा सवाल था कि क्या अगर बेटे ने कुछ किया तो क्या वो वालिद साहब तक उसका असर पहुंच सकता है कि नहीं? जनरली नहीं। बेटा एक अगर बालिग है, वो अपनी अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस केस में जरा एक मुख्तलिफ चीज़ है, और मुख्तलिफ चीज़ ये है कि बेटा जो है वो दिखाई दे रहा है कि वो अपने वालिद साहब की इलेक्शन कैंपेन, अपने वोट खरीदने के लिए वो काम कर रहा है,
तो उससे, और ये एक तरह एक इंस्टेंस नहीं है, बहुत सारा वाइड स्प्रेड है। तो अगर ये वाइड स्प्रेड है और बहुत सारे लोगों को ऑफर किया गया है, तो इसका आप प्रिजम्पशन तो कर सकते हैं कि वो वालिद साहब की कंसेंट से, उनकी इजाजत से, उनकी अथॉरिटी से और उनके बिहाफ पे हो रहा है। सही। अली जफर साहब, इसमें ये भी कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का देखना। सही, इसमें ये भी कहा जाता है अली जफर साहब के देखना ये पड़ता है कि वीडियो जो है उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से ली गई और वो कितनी ऑथेंटिक है, इसके ऊपर फैसला किया जाता है। एक दूसरा सवाल ये भी है मेरा आपसे कि अगर यूसुफ रजा गिलानी को बतौर सेनेटर नाअहल करार दे दिया जाता है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त की कानूनी हैसियत क्या रह जाती है? जी, जहां तक आपका पहला सवाल है वीडियोस के बारे में, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है, बड़े डिटेल दिया है कि वीडियो कब जो है उसका सबूत कब वैलिड होगा अदालत के सामने, वो कब मानी जाएगा, और काफी उसमें डिटेल, खोसा साहब, जस्टिस खोसा साहब की जजमेंट है, काफी डिटेल में है। लेकिन इस केस में जरा एक थोड़ा सा एक एडिशनल चीज है, मुख्तलिफ चीज है, और वो ये है कि किसी ने इस वीडियो को इसे इनकार नहीं किया, बल्कि अगर आप जो देखें प्रोग्राम, तो उन्होंने ये मान लिया है उनके बेटे ने कि ये वीडियो जेन्युइन है। इसलिए वीडियो की को अब साबित करने की जरूरत नहीं है। वो जब एक बार चीज मान ली जाए कि हाँ ये जेन्युइन वीडियो है, इसमें किसी किस्म की कटिंग नहीं हुई, इसमें किसी किस्म का फोटोशॉपिंग नहीं हुई, तो फिर वो वीडियो को फिर वो जो डिटेल्स हैं वो जरूरत नहीं रहती, फिर वो वीडियो एज इट इज साबित हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में ये मुख्तलिफ चीज है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा आपने ये कहा कि अगर दूसरा आपका सवाल ये था कि अगर जिलानी साहब नाअहल हो जाते हैं इस केस में, तो वो जो पिटिशन है हाई कोर्ट की, उसका उस पर क्या असर होता है? वो ऑब्वियस सा असर ये होता है कि फिर वो इन्फ्रक्चुअस हो जाती है, यानी वो उसमें फिर कोई जान नहीं रहती, क्योंकि वो वैसे ही नाअहल हो गए। तो उनका जो ये कहना कि ये मेरे वोट गलत जाया हुए थे या मुझे देना चाहिए चेयरमैन की सीट, वो सारा इशू ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर अली जफर साहब, ये भी बता दें, क्या पार्लिमान की कार्रवाई को चैलेंज किया जा सकता है? ये भी एक सवाल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उठाया जा रहा है। कानूनी नुक्ता क्या है? जो 7 वोट मुस्तरद हो गए, अब अदालत में चली गई पीपल्स पार्टी, क्या ये अदालत का इख्तियार है, जुरिस्डिक्शन है कि ये वो सुन सकते हैं और इस पर फैसला अदालत दे सकती है? इस पे तो मैं बहुत क्लियर हूँ, और मुझे मेरा जो रीजन जो मैं बताऊंगा आपको, वो सारा का सारा आइन से वाज़ेह तौर पे नजर आता है। और वो ये है कि आइन और पाकिस्तान कहता है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं पार्लियामेंट की, चाहे वो सेनेट हो, नेशनल असेंबली हो, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली क्यों ना हो, उसकी प्रोसीडिंग्स जो हैं जिसमें इलेक्शन चेयरमैन सेनेट का शामिल है, उन प्रोसीडिंग्स में वो किसी अदालत के सामने चैलेंज नहीं की जा सकती। यानी कि अदालत को ये इख्तियार नहीं है आइन के तहत, किसी भी अदालत को, कि वो उसके जो जजमेंट है, जहाँ फैसला है एक प्रिजाइडिंग अफसर का इलेक्शन चेयरमैन सेनेट के मामले में, उसके ऊपर नजरसानी करे। ये बिल्कुल इस तरह है कि जिस तरह सेनेट या पार्लियामेंट अदालती मामलात पे नजरसानी नहीं कर सकता, इसी तरह हमारे आइन में अदालतें जो हैं वो जो पार्लियामेंट है उसके प्रोसीडिंग्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। ये आईनी तौर पे आप ये कह रहे हैं, लेकिन उस दिन जब एतराज किया गया था ऑपोजिशन की जानिब से, तो उस दिन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे सैयद मुजफ्फर शाह साहब, उन्होंने ये कह दिया था कि आप इसको इस खिलाफ अपील कर दें, इसके खिलाफ आप अदालत में चले जाएं, मैं आपकी बात इस पर नहीं सुन रहा हूँ, मेरा यही फैसला है। क्या उसका कोई असर पड़ेगा कि शायद कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद रास्ता दिखाया था और कहा था कि आप उधर चले जाएं? वो तो प्रिजाइडिंग अफसर साहब का अपना व्यू था या उन्होंने कमेंट किया, लेकिन उससे कानूनी और आईनी पोजीशन तब्दील नहीं होती। अगर एक अदालत के पास इख्तियार नहीं है आइन के तहत, तो अगर मैं कह भी दूं कि इख्तियार है, तो उससे ये नहीं होता कि वो कानून बन जाता है या इख्तियार हो जाता है। तो प्रिजाइडिंग अफसर साहब ने जरूर ये कहा था, मुझे याद है कहा था उन्होंने, लेकिन और मैं प्रेजेंट था उस वक्त सेनेट में, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कोर्ट के पास आईनी इख्तियार आ जाता है। आइन तो एक ऐसा कानून है जिसको कोई तब्दील नहीं कर सकता।
बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कानूनी नुक्ता ये है कि इस मामले को, पार्लियामान के मामले को चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। लेकिन ये हमदा जो आपने एक सवाल उठाया था ना कि जैसे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने भी कहा कि जाएं कोर्ट चले जाएं, अदालत चले जाएं, तो ये एक वो जैसे हम एक दूसरे को भी कह देते हैं कि जाओ जो कुछ करना है कर लो, जाओ अदालत चले जाओ, तो ये वो वाला पहलू भी हो सकता है। बिल्कुल आईन मुकद्दम। चलें हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे 23 मार्च की 1940 को हिंदुस्तान से जो मुसलमानों के लिए अलहदा वतन की करारदाद है लाहौर में मंजूर हुई और 23 मार्च 1940 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग का सालाना इजलास लाहौर मिंटो पार्क में मुनक्किद हुआ। ये 22 से 24 तक था, 22 मार्च से 24 मार्च तक इंशाअल्लाह। और नाजरीन, वही कौमें ज़िंदा रहती हैं जो अपनी तारीख़ को ज़िंदा रखती हैं, अपनी तारीख़ को याद रखती हैं। इस इजलास में हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन की करारदाद लाहौर मंजूर हुई थी। करारदाद लाहौर जब मंजूर हुई, करारदाद पाकिस्तान के नाम से ये मकबूल हो गई। ये मुसलमानान पाक व हिंद का दो कौमी नज़रिए पर यकीन का तारीख़ी इजहार था। इसमें जो मुसलमान थे उन्होंने मान लिया कि जो दो कौमी नज़रिया है वही हकीकत है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग रियासतें हैं। हाँ, इशाल आप ये देखो कि अंग्रेज़ी में एक शख्स तकरीर कर रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रही, लेकिन लोग जो हैं हमतन गोश हैं, सुन रहे हैं और उनको ये यकीन है इस बात का कि ये शख्स जो अल्फाज बोल रहा है ये हमारे जज्बात की हकीकी जो है अक्कासी कर रहा है, तर्जुमानी कर रहा है। करारदाद पाकिस्तान शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक ने पेश की थी और करारदाद में कहा गया था कि हिंदुस्तान के वो इलाके जहां मुस्लिम अक्सरियत में हैं और जो जोग्राफियाई तौर पर एक दूसरे से जुड़े हैं उनकी हदबंदी इस तरह से की जाए कि वो खुद मुख्तार आज़ाद मुस्लिम रियासतों की शक्ल इख्तियार कर लें। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मारूफ तारीख प्रोफेसर डॉक्टर मोइज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोफेसर साहब, 1857 से लेकर 1940 तक की काविशें और फिर 7 बरस 1940 से लेकर 1947 तक की जो काविशें हैं, इनमें आप फ़र्क क्या देखते हैं? ये 7 साल किस तरीके से अहम है और इस दिन का जो तारीखी पस मंज़र है अगर आप हमारे साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम जी। इसमें मामला ये है कि 1857 से लेकर 1940 तक का जो आपने पूछा है जी, इसके अंदर मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये वो टाइम है कि जिसके अंदर हमारे मुख्तलिफ पड़ाव आए हैं और जो इसमें पहला पड़ाव जो है वो तकरीबन 50 साल के बाद आया 1906 में। 1906 तक 50 साल बनते 47 से, और ये वो दौर था कि जिसके अंदर हम मुसलमानान हिंद जो थे वो ये देख रहे थे कि जी किस तरीके से उनके साथ वो मार्जिनलाइजेशन हो रही हैं, वो हक तलफियाँ हो रही हैं कि जो एक माशरे के अंदर किसी एक शहरी के साथ नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों को ये ख्याल और ये जज्बात उभर के आए कि उनको इस वजह से हुकूमत की नौकरियों में, तालीमी इदारों में मजहबी आज़ादी, माशी आज़ादी, मईशी आज़ादी, माशरती आज़ादी और इस तरह की जो मुख्तलिफ आज़ादियाँ एक शहरी किसी भी रियासत में एंजॉय करता है, वो मुसलमानान हिंद को नहीं मिल रही, सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो मुसलमान है। ये नहीं कि वो किसी मतलब है कि ज़बान बोलने की बुनियाद पे हो, लेकिन वो एक हर ज़बान के मुसलमान के साथ ये एक हक तलफी हो रही थी, जिसके ऊपर सर सैयद अहमद खान साहब ने शुरू में सबसे पहले ये बात करनी शुरू की कि जी मुसलमान जो है हिंदुस्तान के वो एक अलग अपनी शनाख्त रखते हैं, उनका मज़हब अलग है, उनका तौर तरीका अलग है, उनके मामलात अलग हैं, और दूसरी तरफ जो एक मेजॉरिटी हिंदू है उसके मामलात बिल्कुल अलग है, और हम लोग जो हैं किसी न किसी हवाले से एक दूसरे के सामने आके खड़े रहते हैं। तो ये 50 साल के बाद 1906 में जब मुस्लिम लीग का क़याम आया, वो मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाने वाले लोग जो थे वो सर सैयद अहमद ख़ान के जिसे कहते हैं कि उनके नज़रिए पे चलने वाले लोग हैं और उन्हीं के तालीमी इदारों से पढ़े हुए लोग थे, और वहाँ से मामला जो है एक मुस्लिम आइडेंटिटी का बना, और पहली मुस्लिम आइडेंटिटी की बुनियाद पर एक सियासी तंजीम शक्ल में आई 1906 में, और वहाँ से लेके फिर दूसरा पड़ाव है थोड़ा सा और आगे तक, आप समझ लीजिए 1937 तक या 38 तक,
उसमें ये इस पड़ाव में ये है कि मुसलमान जो थे और मुस्लिम लीग जो थी वो ये कोशिश करती रही किसी हवाले से कि हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए अंग्रेज के रियासत के अंदर या अंग्रेज चले भी जाएं तो किसी न किसी हवाले से जो हिंदू मेजॉरिटी पार्टी है कांग्रेस पार्टी उसको ये कायल कर लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मुसलमान भी थे लेकिन मेजॉरिटी वो डोमिनेटेड थी हिंदू मेजॉरिटी से, तो उसको ये कायल कर लिया जाए कि मुसलमानों के मसाइल हकीकी हैं और मुस्लिम लीग जो है ये जो बातें करती है ये हवाई बातें नहीं है, मुसलमान हिंद को ये मसाइल दरपेश हैं और इनके मसले के हल के लिए मेहनत की जाए। तो जिस दौर के अंदर कायदे आजम को ये कहा गया, सरोजनी नायडू ने कहा कि एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो वो कोशिश करते रहे कि किसी तरीके की कॉम्प्रोमाइज हो, एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकले जिसके अंदर हिंदुस्तान में रहते हुए मुसलमानों को उनके हक मिल सके। ठीक है। मगर फिर 1928 में एक पड़ाव आया और उस पड़ाव के ऊपर जिसपे आप नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट के ऊपर जब मुसलमानों की बातें नहीं सुनी गई और नेहरू रिपोर्ट के मुसलमान एक रहनुमा शुएब कुरैशी साहब ने उस पर साइन करने से इनकार किया, तो तब कायदे आजम की जब तजावीज़ नहीं मानी गई बाद में, तो कायदे आजम ने उस वक्त कहा कि दिस इज पार्टिंग ऑफ द वेज, अब हमारे रास्ते अलग आपके रास्ते अलग। ठीक है। तो फिर मामला जो है वो जल्दी जाते जाते फिर ये असल में बस आऊं कि रेजोल्यूशन जो मांगी की बुनियाद बनी रेजोल्यूशन की, वो रेजोल्यूशन की बुनियाद बनी एक हमारा तल्ख तजुर्बा और वो सियासी और इलेक्टोरल तजुर्बा 1937 के इलेक्शंस जब हुए हिंदुस्तान के अंदर, तो उसमें 11 सूबों में से 8 सूबों के अंदर कांग्रेस पार्टी की हुकूमतें बनी, कुछ में मुकम्मल और कुछ में मखलूत। वहाँ पे कांग्रेस के जो सूबे थे वहाँ पे ज़ाहिर मुसलमान अक़लियतों में थे और वहाँ पे पता ये चला कि जो मुसलमान हिंद ने जो मुश्किलात फेस की हैं और जो मार्जिनलाइजेशन फेस की, जो ह्यूमिलिएशन फेस की, उसके ऊपर जो है मुस्लिम लीग की तरफ से कमेटीज़ बनाई गई थी, एक पीरपुर नवाब ऑफ पीरपुर कमेटी और शरीफ कमेटी, और वहाँ से फिर उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके बाद मुसलमानों को अंदाज़ा हुआ कि जो मुस्लिम लीग कह रही थी वो बात सही है कि आपकी आज़ादी को जब तक तल्फ किया जाएगा और जब तक आपको नहीं मिलेगी, आपको माशरे के अंदर बराबरी नहीं मिलेगी, जब तक कि आप मजमुआ नहीं होंगे, इकट्ठा नहीं होंगे और एक साथ होके हम आवाज़ होके अपने मसाइल के हल की तजवीज़ नहीं पेश करेंगे। ठीक है। वो मामला ऐसा था कि वो 2 साल 37 से लेके 39 तक उस ज़माने में बहुत तेज़ी से मुस्लिम लीग जो थी वो पॉपुलराइज हुई और 1939 में कांग्रेस पार्टी ने तमाम सूबों से जब अपना इस्तीफ़ा दिया तो कायदे आज़म ने 22 दिसंबर 1939 को एक यौम निजात के नाम से एक दिन सेलिब्रेट किया जिसको आप डे ऑफ डिलीवरेंस कहते हैं। और आप देखिए 22 दिसंबर 39 और उससे बिल्कुल 3 महीने के बाद 23 मार्च 1940 आपकी ये करारदाद आई है, जिस करारदाद का आपने अभी इंट्रो में भी तस्करा किया। जी। सर, इस करारदाद के बाद ये 23 मार्च 1940 के बाद आपने इंतखाबात की बात की कि मुसलमानों ने इंतखाबात के बाद सोचा कि ये हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं, फिर 45-46 के जब इंतखाबात आते हैं, आप क्या फ़र्क देखते हैं इन दोनों इंतखाबात में? क्या फ़र्क एक इस करारदाद का था जो हमने देखा 45-46? ये जी मैं आपको बताता हूँ, 1937 के इलेक्शंस के अंदर जो मुस्लिम लीग की सूरत हाल थी वो मैं आपको बताऊं स्टैटिस्टिक्स की और मतलब अगर अदाद शुमार के हवाले से बताऊं तो जो सूबे पाकिस्तान बने थे वो पाकिस्तान में वो जो सूबे पाकिस्तान बने जैसे सिंध, पंजाब, बंगाल और NWFP, इन 4 सूबों के अंदर मुसलमान जो थे वो अक्सरियत में थे और मुस्लिम लीग इन 4 सूबों में सबसे कमज़ोर थी 1937 के इलेक्शंस के रिजल्ट्स के एतबार से। बलूचिस्तान मैं बता दूं आपको, बलूचिस्तान सूबा नहीं था, वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए थे, तो ध्यान में रखिएगा बलूचिस्तान में इलेक्शन नहीं हुआ। मगर ये जो लाहौर रेजोल्यूशन हुई उसके बाद जो है मामला जब मुस्लिम लीग ने कहा पाकिस्तान हमें बनाना है और उन्होंने पाकिस्तान का इशारा उन्हीं इलाकों की तरफ किया कि जिन इलाकों में
मुसलमान अक्सरियतें थीं। गो के मुस्लिम लीग वहाँ पे इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी थी 37 में, लेकिन उन्होंने कहा कि शुमाल मशरकी और शुमाल मगरबी इलाके जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में हैं उनको आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासतें बना दिया जाए। तो उसके बाद जो है इस रेजोल्यूशन का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा कि ये जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे ये भी मुस्लिम लीग की तरफ देखना शुरू हुए, और वहाँ से मामला जो है फिर बिल्कुल फ़र्क पड़ा। 1945-46 के इलेक्शंस के अंदर मैं आपको अगर आदत शुमार के हवाले से बताऊँ तो 100% कामयाबी हासिल की मुस्लिम लीग ने वफाकी हुकूमत के इलेक्टोरल सीट्स के लिए, और प्रोफेसर साहब, यहाँ पर आपने बताया कि कामयाबी मिली सूबों में। प्रोफेसर साहब, आपने बताया कि मुस्लिम लीग को किस तरीके से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उन्हें बहुत ही कम वोटों से जो है वो वहाँ पर मतलब आ सके। लेकिन ये कि इन सारी चीज़ों को हम देखते हुए पाकिस्तान हमने हासिल किया। यकीनन उस वक्त जो हमारे लीडरान थे उनको खासी मुश्किल दरपेश आई, लोगों को इस काम के लिए एग्री करना, इस चीज़ के लिए तैयार करना कि अपने घर बार छोड़कर, अपने प्यारों को छोड़कर, अपनी इस जगह, अपनी जो ज़मीन थी उसको छोड़कर एक अलग वतन हासिल करना और वहाँ पर आके रहना, ये तो हो गया। लेकिन आज हम इस आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, हम एक आज़ाद वतन में बैठे हुए हैं। अब आप किस तरह से देखते हैं तजदीद अहद वफा को? आज हमें क्या अहद करने की ज़रूरत है? क्या हम पिछले अहद को निभा पा रहे हैं जो हमने मुल्क हासिल करने के लिए एक अहद किया था, और आज हम किस तरीके से उस अहद को आगे लेकर चल सकते हैं? देखिए, मैं इसको समअप इस तरह से करूं कि जो हमारा विज़न था, हमसे मुराद है कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स का विज़न था और जो उनके ख़यालात थे, जो उनकी ख्वाहिशात थी इस कौम को आज़ाद कराने के लिए, मैं अगर हकीकतन बोलूं तो मेरे ख़्याल से हम उस पूरे ख्वाब को की ताबीर में मेरे ख्याल से अभी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सॉरी टू कट यू प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि हम 23 मार्च 1940 को जो है उसकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं और उसमें हम कोई ऐसा नगमा ना सुने। वैसे आपको आज के दिन का खासा पता है, बचपन में जो हम किया करते थे, नगमे सुना करते थे, नगमे गाया करते थे, और नगमों से ही सुबह का आगाज होता था, झंडियां लग रही होती थी, तराने सुन रहे होते थे, हम परेड सुन रहे होते थे, देख रहे होते थे। तो वो ही दिन है आज भी, और हम उन्हीं चीज़ों को ताज़ा करते हैं। तो हम ना इन सब को भी, खासतौर पे जो बच्चे हैं ना, उनको नगमा सुनाते हैं। वादत रमीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। वादत, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज हमें आप क्या सुना रहे हैं? हम जल्दी से ना लोगों को, बच्चों को खासतौर पे सुनाते हैं, हम अपना वक्त याद कराना चाहते हैं। बिल्कुल, ये आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है, और इस मौके पे मैं उस्ताद अमानत अली खान साहब का गाया हुआ नगमा पेश करता हूँ। बेशक। ए वतन पाक वतन, ए वतन प्यारे वतन पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर, जहाँ फिजा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन, है मेरे
प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जान बख्श दे यार। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जान बख्श दे यार। मेरा सीना तेरी हुर्मत का है, संगीन हिसार। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जहाँ हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। वही यादें ताज़ा हो गई हैं। अच्छा, हमें सुन के बहुत अच्छा हाँ। लगता है। आप जब इस तरह से कोई नगमा गाते हैं जो हमारी बचपन की यादें हैं, कैसा लगता है गाकर? ये एक मुल्क की मोहब्बत उठती है तो वही हमारी आवाज़ बन जाती है। क्या बात है, क्या बात है जी। सुन के बचपन में भी गाया करते थे आप? जी जी, मैं तकरीबन 18-20 साल से गा रहा हूँ। वादत तो माशाल्लाह, वादत को हमने खासा सुन रखा है और वादत को बाकायदा फरमाइश पर जो है मुल्क से बाहर भी बुला के जो है बड़े बड़े लोग सुनते हैं, बड़े बड़े आवाज बड़ी पुरसोज आवाज है कि दिल में असर करने वाली। वादत हमारे साथ ही मौजूद हैं और हम वादत ने एक खुद भी जो है मिली नगमा तैयार किया है, हम वादत से वो भी सुनेंगे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको मिलेंगे, वादत की आवाज फिर सुनाएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, आपको नगमे भी सुनवाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले ना एक अहम इशू लेकर आपके सामने आए हैं कि कौम को अरबों रुपए का चूना लगाने वाले ब्रॉडशीट कमीशन के रडार पर आ गए। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की सरबराही में कायम ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल हो गई है, जिसमें ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ किया। जी, आप ये अंदाजा लगा लें कि जी रिकॉर्ड ही गायब हो गया। पहले अदायगी जो है किसी और शख्स को कर दी गई और फिर वो रिकॉर्ड गायब हो गया। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट और मुतल्लिका रिकॉर्ड 500 सफ़ात पर मुश्तमिल है। कहा यह जा रहा है कि ये पूरी रिपोर्ट ऐसे ही है और रिपोर्ट के मुताबिक ब्रॉडशीट कंपनी की $15 लाख रकम की गलत अदायगी की गई और गलत शख्स को अदायगी रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा है। इसको हम सिर्फ एक गलती नहीं कह सकते हैं, ये सोची समझी साजिश है। इस सवाल से बात कर लेंगे। जस्टिस रिटायर्ड शाखावर साथ मौजूद हैं। शाखावर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ज़राए के मुताबिक ये ब्रॉडशीट स्कैंडल से मुतल्लिक अहम फाइलें वजारत ख़जाना, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। क्या इसको हम सिर्फ कोताही कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ये कोताही नहीं है, ये एक मुजरिमाना फेल है। जैसे कि अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इसका, कि जो $15 लाख जो हैं वो किसी एक इररिलेवेंट शख्स को जो है वो गवर्नमेंट ने अदा किए। ये बहुत बड़ा सीरियस क्वेश्चन है और ये तो क्योंकि ये इतना बड़ा इंकशाफ भी नहीं है, क्योंकि ये इससे पहले जब कमीशन बनने से पहले भी ये बात सामने आई थी, लेकिन अब चूंकि कमीशन ने इस पे अपनी एक फाइंडिंग दे दी है, तो अब हमें ये देखना है कि हुकूमत जो है इस कमीशन रिपोर्ट को जब पब्लिक करेगी, जब लोगों के सामने लेके आएगी, तो उसमें फिर तफसीलन हमें पता चलेगा कि उसमें किन किन चीज़ों की तरफ जो है वो उसका अहाता किया गया है, किन किन चीज़ों की तरफ निशानदही की गई है और उसमें क्या उन्होंने सिफारिशात मुरतब की हैं।
तो ये तो हम हतमी राय उसी वक्त कायम कर सकते हैं। लेकिन ये यकीनन बहुत एक सीरियस इशू है कि इतनी बड़ी रकम फिर उसका रिकॉर्ड गायब हो जाना जो है, इसकी तो मुजरिमाना तहकीकात जो हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। शाह खबर साहब, ब्रॉडशीट कमीशन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के स्विस मुकदमात का मामला भी सामने लेकर आया है और कमीशन ने नैब को स्विस मुकदमात का सर्वमोहर रिकॉर्ड जो है उसकी खोलने की सिफारिश भी कर दी है। क्या इस केस में कोई जान बाकी नजर आती है? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत जो ये वन मैन कमीशन बना था, जो कि पूरे इस मामले को उन्होंने इंक्वायर किया, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये इसके एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो बनते हैं, सवालात जो हैं, जो कानूनी नकात हैं, उनको सामने रखा जाता है और जितनी भी ये इस तरह की जो तहकीक होती है वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर रहते हुए होती है। अब हमें ये मालूम नहीं है कि ये जो स्विस अकाउंट्स वाला जो इशू है, क्या वो भी वन ऑफ द टर्म्स ऑफ रेफरेंस था या नहीं था। तो इसके बारे में मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ी हतमी राय कायम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो स्विस अकाउंट्स वाला जो इशू है वो तो मेरा ख्याल है कि एक क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन है। उसके बारे में क्या सिफारिश दी है या उन्होंने किस चीज़ की तरफ निशानदेही की है, इस पे हमें अभी एक हतमी राय कायम करने से गुरेज करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो फाइंडिंग्स है क्या। और हमें उम्मीद है, क्योंकि इस कानून में ये प्रोवाइडेड है कि कोई भी कमीशन रिपोर्ट जब वफाकी हुकूमत को हवाले कर दी जाती है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको पब्लिक करना ज़रूरी होता है, उसको शाया करना ज़रूरी होता है। तो हमें मेरे ख्याल में उसका इंतज़ार ज़रा कर लेना चाहिए, उसके बाद हम कोई हतमी राय कायम करेंगे। ठीक है शाह खबर साहब, हमें ये बताएं, कावे मौसवी कहते हैं कि मुझसे तो कमीशन ने कुछ पूछा ही नहीं, अगर मुझसे पूछ लेते तो मैं बड़े अच्छे जवाब देता, बड़े अच्छे दलाइल देता, पाकिस्तानियों को पता लगता कि उनका पैसा कैसे ज़ाया हुआ है। क्या उनके एतराज़ात दुरुस्त हैं? मेरा ख्याल है कि उनके एतराज़ात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ये हमारी हुकूमत का काम है, या जो उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो फ्रेम किए गए उसमें ज़रूरी नहीं समझा गया कि उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाता। जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो सामने रखे गए थे उसमें मेरा ख्याल में जो वन मैन कमीशन जो कि साबिक मुअज़्ज़ज़ जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने इस बात को मुनासिब नहीं समझा होगा, क्योंकि उनका जो अपना कैरेक्टर है वो बड़ा क्वेश्चनेबल कैरेक्टर है और मैं नहीं समझता कि वो आके अपने आप को चैंपियन बनने की कोशिश न करें, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो खासी हजीमत जो है की सिचुएशन जो है उसका सामना करने की कोशिश की है और किया भी है। तो मैं नहीं समझता कि उनको शामिल तफ्तीश करना या उनका बयान रिकॉर्ड करना इतना ज़रूरी था। उसके बगैर भी ये रिपोर्ट जो है मेरा ख्याल में शाया हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाह खबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। शाह खबर साहब, बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान के लिए आपने वक्त निकाला। बात की जाए तो वादी सवाद सबसे ज़्यादा मशहूर है। बिल्कुल सही है, वादी सवाद को पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। वादी अपने दिलकश मकामात की वजह से हमेशा से ही सयाहों का पसंदीदा मकाम रही है और अब तो हुकूमत ने वादी में सयाहत के मजीद फ़रोग़ के लिए एक और बड़ा कदम भी उठाया है। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि PIA ने 17 साल बाद सवाद के सईदा शरीफ एयरपोर्ट एयरपोर्ट पर परवाज़ शुरू करने का ऐलान कर दिया। बड़ा अच्छा ऐलान है और जिसके लिए इंतजामात को हतमी शक्ल भी दी जा रही है। अच्छा, पहले भी हुकूमतें जो हैं ऐसे ऐलानात करती रही हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ मामलात वहाँ पर इक़दामात होने बड़े ज़रूरी होते हैं, ऐलानात नहीं था वहाँ पर। अब अमन कायम किया अफवाज पाकिस्तान ने, हमारे तमाम जो हमारी एजेंसीज हैं उन्होंने, हमारे सियासतदानों ने और सबसे बढ़कर हमारे अवाम ने जो है ये जंग लड़ी और मार्च के आखिरी हफ्ते में पहली परवाज एयरपोर्ट पर उतरने का इम्कान है। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कामरान बंगे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करता। अच्छा इक़दाम है बंगे साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। बड़ा अच्छा इक़दाम है, क्या इंतजामात किए गए हैं और पहली परवाज जो है कब उतरेगी वहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको और तमाम व्यूअर्स को, आपके तमाम पाकिस्तानियों को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद हो। देखें, मौजूदा हुकूमत ने सियाहत को बिल्कुल हेड ऑन लिया। वज़ीर आज़म साहब का ये विजन है कि पाकिस्तान में सियाहत का बहुत बड़ा पोटेंशियल है और एक सियाहत से हम यहाँ की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट दे सकते हैं, यहाँ पे रोज़गार के मौके पैदा हो सकते हैं। उसके लिए वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत जारी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कि यहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के ऊपर काम करें, यहाँ के टूर ऑपरेटर्स को, यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर के साथ जो जो लोग एफिलिएटेड हैं उनकी इकनॉमिक अपलिफ्ट के लिए हम काम करें। उसमें सबसे बड़ा एक हमने इनिशिएटिव लिया स्वात एक्सप्रेसवे फेज़ 1 का, जिससे मैं सिर्फ आपको फिगर्स बता देता हूं कि इस दफ़ा पहली बार
जी। विंटर टूरिज्म में एक महीने में 7 लाख से ज्यादा लोग आए, यानी विंटर में पहले कभी लोग नहीं आते थे, लेकिन मालम जब्बा में और गलियात में 7 लाख लोग, और वो डोमेस्टिक टूरिस्ट उसमें ज्यादा थे, यानी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इधर से जो लोग आते हैं बलोचिस्तान से। तो ये एक बहुत बड़ा लीप फ्रॉग है जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने और वजीर आजम के विजन के तहत काम किया। तो ये सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव तो इसका ये है कि डोमेस्टिक टूरिज्म को इससे फैसिलिटेशन मिले कि लोग घंटों के सफर में पहुंचे, यहाँ पे टूरिज्म को एंजॉय करें। अच्छा, दूसरा जो मैं एक बड़ा आपको, चूंकि मैं वजीर आजम साहब के साथ हमारी मीटिंग्स होती है इस हवाले से, तो मैं ये समझता हूं कि हम पहले कहते थे कि स्वात पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड है, अब मैं ये समझता हूं कि स्विट्जरलैंड वाले ये कहेंगे कि ये यूरोप का स्वात है, क्योंकि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज्यादा इस सेक्टर को फैसिलिटेशन मिली है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए एजाज की बात है। यहाँ पे डोमेस्टिक टूरिज्म को, यहाँ के लोकल आवाम को बहुत ज्यादा फैसिलिटेशन मिलेगी। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि स्वात एक्सप्रेसवे फेज 1 तो कंप्लीट हो चुकी है, फेज 2 के ऊपर काम बड़ी तेजी के साथ जारी है, जो कि हमें कालाम के साथ कनेक्ट करेगी इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर। और फिर जब दूसरे एंगल पे आप जाते हैं तो दीर और चकदरा को दीर से कनेक्ट करेंगे हम, जो कि अल्टीमेटली हमारे जो शाराय कराकोरम है और उसको चतराल के साथ और उनके साथ कनेक्ट, शाराय रेशम के साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है इंशाल्लाह। इससे टूरिज्म को बहुत बड़ा फरोग मिलेगा। और यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है। सिर्फ स्कीइंग टूरिज्म जो है मालम जबा में, उसमें बहुत ज्यादा फॉरेनर्स इस दफा आए हैं। यहाँ पे होटलिंग की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फरोग पा रही है। तो ओवरऑल इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा को स्पेसिफिकली और पूरे पाकिस्तान को जनरली हम टूरिज्म के पर्सपेक्टिव में बड़ा ब्राइट, बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा इकदाम है। कामरान मंगल साहब, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले पाकिस्तान के लिए आपने वक्त। और 23 मार्च के दिन जो है ये खुशखबरी हमें सुनाई है और 26 मार्च को जो है पहली परवाज यहाँ पर लैंड करेगी। और अब 23 मार्च का दिन हो और कलाम इकबाल जो है वो ना सुना जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। वादत को हमने रोक के इसलिए रखा है कि वादत से हम कलाम इकबाल भी सुनेंगे। जी वादत, प्लीज़ आप हमें जो है ना कलाम इकबाल जो है वो ये कंपोजिशन मेरे वालिद साहब ने बनाई है, एक कलाम इकबाल की वो। दिल सोज से खाली है, निगह पाक नहीं है। दिल सोज से खाली है, निगह पाक नहीं है। फिर इस में अजब क्या के तू बेबाक नहीं है। दिल सोज से खाली है। क्या सूफियों मुल्ला को खबर मेरे जुनून की। क्या सूफियों मुल्ला को खबर मेरे जुनून की। उनका सरे दामन भी अभी चाक नहीं है। दिल सोज से खाली है। आलम है फकत मोमने जाबाज की मीरास। आलम है फकत मोमने जाबाज की मीरास। मोमन नहीं जो साहिबे लौलाक नहीं है। दिल सोज से खाली
खालिद साहब ने जो है ये कंपोजिशन धुन बनाई है, माशाल्लाह जी। वादत हमारे साथ थे और वादत ने आज हमें नगमे सुनाए और फिर कलाम इकबाल भी सुनाया। मैं और इशाल और वादत भी आपसे जो है इजाजत चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। 23 मार्च को एंजॉय जरूर कीजिए, लेकिन SOPs को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।